हेलो दोस्तों। कंप्लीट नोट कंप्लीट नोट्स ट्रस्ट योर सेल्फ विद शुभम कुमार में मैं शुभम कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने एग्ज़ाम अपनी एक न्यू क्विज़। और ये जो क्विज़ होगी प्रीवियस एग्ज़ाम पर आधारित है, जिसमें कि आप तैयारी कर सकते हैं किसी भी अपने स्टेट एसएससी की पूरी कंप्लीट रेलवे की। इसमें एससीआर है, लोको पायलट और ग्रुप डी खासतौर पर इन्वॉल्व है। अगर आप इसमें पेट वगैरह या पटवारी या स्टेट एग्ज़ाम की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका काफ़ी सुटेबल होने वाला है। अगर आप एनडीए सीडीएस या एफसीआई की या बैंक से जहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन वन लाइनर आपके सब्जेक्ट बैठते हैं या जहाँ पे भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, ये यहाँ पे भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पे खासतौर पर पेट और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी अभी हाल ही में यूपी पेट के एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है, जो कि हमारी जल्दी एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप ये जो क्विज़ होगी, प्रत्येक क्विज़ मैंने कोशिश की है कि प्रत्येक जो क्विज़ हो मेरी, वो ये क्विज़ 1000 में क्विज़ डालनी है। तो ये इस क्विज़ का ये फर्स्ट पार्ट है मेरा, और ये फर्स्ट मेरी क्विज़ है। तो चलिएगा आज के हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महासागरों में डूबी हुई जो वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एनोमिनोमीटर या सोनार। अगर ये यहाँ पे 20 सेकंड का हमारा टाइमर चला हुआ है, हर क्विज की तरह। तो आपसे पूछा गया है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले। आपसे पूछा गया है कि महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है हमारा सोनार। तो सोनार वह वस्तु वह वह उपकरण है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अल्ट्रासोनिक किरण जो वेव्स होती हैं उनको छोड़ते हैं और ये वापस आकर के उनकी आकृति बनाती है। उस हिसाब से क्या करती है, सोनार का वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मंगल पांडे को आखिरकार फांसी कब दे दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई थी? तो मैं आपको बता दूं, ये जो मंगल पांडे थे, ये 34वीं नेटिव बंगाल में जो इंग्लिश रेजिमेंट थी, अंग्रेज़ों की ब्रिटिश रेजिमेंट थी, उसके 34वीं नेटिव के थे ये। और इन्होंने क्या कर दिया था, बगावत कर दी थी, जिसके कारण इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 8 अप्रैल 1857। और इनको जो जज थे 31 अप्रैल 31 मार्च 1857 की जो क्रांति को इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी, वो उस दिन सुना दी गई थी। और इस दिन को इनको क्या कर दिया गया था, फांसी सुना दी गई। जबकि पूरे भारत में 10 मई 1857 को क्रांति स्टार्ट हो जाती है। और वो क्रांति कहाँ से स्टार्ट होती है? वो मेरठ छावनी से स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगते लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसका निम्नलिखित में से समझा जा सकता है। कौन सा नियम है वो जिसके जिसके तहत जब अचानक ही ब्रेक लग जाते हैं और आदमी आगे की ओर झुकता है? तो आपसे पूछा गया न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तीसरा नियम या सापेक्षता का नियम आपसे पूछा गया। तो इसका सही जो आंसर हो जाता है वो आंसर हो जाता है आपका न्यूटन का प्रथम नियम। मैं एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जब चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। तो इसमें तो ये किस नियम से समझाया जा सकता है? तो अगला है क्वेश्चन हमारा, दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर किसने बनवाई थी? दिल्ली में जंतर मंतर जो बनवाई थी, किसने बनवाई थी? जंतर मंतर मैं बता दूं आपको, जंतर मंतर एक जयपुर में स्थित है, एक उज्जैन में स्थित है, और एक हमारे कहाँ पे स्थित है, हमारे दिल्ली में स्थित है। तो ये बनवाई किसने? शाहजहाँ ने, अकबर ने, या जयसिंह द्वितीय ने, या सूरजमल ने? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो सही आंसर हो जाता है किसमें? उज्जैन में। वो राजा जो जयसिंह द्वितीय होते हैं उन्होंने बनवाई थी 1799 ईस्वी में जंतर मंतर। जो जंतर मंतर है वो। अगला क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है? तो जो इसका तो जो गतिज ऊर्जा है वो क्या, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी, समान रहेगी, या तीन गुनी हो जाएगी? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा, इसका जो सही आंसर हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है हमारा चार गुनी हो जाएगी। और जो गतिज ऊर्जा का आज तक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। आज तक हमने काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला पढ़ा है और काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है। तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, जब किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह चार गुनी हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जो इंडिका नामक पुस्तक है, इंडिका नामक पुस्तक है वो किसने लिखी गई है? तो ये टोमली, मेगास्थनीज, हेरोडोटस, या इसमें से उसका नाम नहीं मिला है हमें। आपसे पूछा गया इंडिका। तो जो इंडिका नामक बुक है वो मौर्य जो वंश है उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देती है। और ये जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। इंडिका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और ये काफ़ी बार एग्जामों में आ चुकी है अब तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वो क्या होती है? माइक्रोन, नैनोमीटर, या एंगस्ट्रॉम, या फर्मी। आपको बताना है कि लंबाई की सबसे छोटी यूनिट, वैसे हम जो बेसिक यूज़ करते हैं वो करते हैं सेंटीमीटर या मीटर में यूज़ करते हैं, और कभी कभी हम फिट में यूज़ करते हैं, पर यहाँ से आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा छोटी यूनिट क्या होगी? तो सबसे छोटी यूनिट के बारे में बात कर दो तो यहाँ पे फर्मी हो जाता है सबसे छोटी यूनिट। अगर मैं माइक्रोन की बात करता हूँ 10⁻⁶, एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10। और एंगस्ट्रॉम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे हम डिनोट करते हैं, और जो फर्मी होता है 10⁻⁻, या 15 डिनोट कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध जो परिषद है उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र, कश्मीर, वैशाली, या राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया गया था कहाँ पे किया गया था, आपसे पूछा गया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, इसका सही जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है राजगृह। और ये किसके काल में हुई थी? ये अजात शत्रु था, ये उसके काल में ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। आगे है, 1 किलोग्राम सेंटी स्क्वायर किसके समतुल्य होगा? 0.1 बार के बराबर होगा, 1 बार के बराबर होगा, 10 बार के बराबर होगा, 100 बार के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होने वाला है वो आपको बताना है। तो ये बराबर हो जाता है 1 बार के बराबर, ये हो जाता है 1 किलो बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो होता है ये किसके बराबर हो जाता है? 1 बार के बराबर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की जो गति होती है वो किस प्रकार, गति या वेग या जो त्वरण या बल क्या समान रहने वाला है? स्वतंत्र रूप से जो गिरने वाली वस्तु का क्या समान रहने वाला है? आपसे पूछा गया गति समान रहेगी, वेग समान रहेगा, या त्वरण समान रहेगा, या बल समान रहेगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो सही आंसर हो जाता है इसका जो त्वरण है वो समान रहेगा। जब भी सब रूप से कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो उसका क्या रहता है? हमेशा सब हमेशा त्वरण समान रहेगा। आगे है, जो ब्रह्म जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य का जो वर्णन किया गया है वो किस मंडल में किया गया? 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें मंडल में, या 10वें मंडल में। आपसे पूछा गया है कि ये किस मंडल में किया गया है, तो ये सबसे नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 2 पर, और ये नंबर 3 पे, और ये नंबर 4 में वर्ण के आधार पर इनको व्यवस्थित कर दिया गया है। तो ये रखा गया है हमारा 10वें मंडल में इसको रखा गया है। और ये कौन से मंडल में रखा गया? ये रखा गया ऋग में, ये रखा गया हमारा ऋग्वेद में। अगला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? जो संवेग होता है पदार्थ का जो संवेग और वेग की जो, जब उन दोनों का अनुपात को देखेंगे तो हम उससे क्या प्राप्त कर लेंगे? वेग प्राप्त करेंगे, द्रव्यमान, त्वरण, या बल। तो इससे हम प्राप्त करेंगे क्या? इससे हम प्राप्त करेंगे बल। तो इसका सही आंसर क्या होता है? जब भी कभी संवेग और वेग के अनुपात की बात करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? हमें हमेशा द्रव्यमान प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, तो बल का जो गुणनखंड होता है किसके बराबर होता है? तो बल का जो गुणनखंड होता है वो द्रव्यमान त्वरण के, द्रव्यमान वेग के, भार और वेग के, भार और त्वरण के। आपसे पूछा गया। जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है द्रव्यमान और त्वरण के ये बराबर होता है F बराबर ये ma होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से अदिश राशि कौन सी होती है? अदिश राशि कौन सी होती है? ऊर्जा,
बल, आघूर्ण, संवेग या उपरोक्त सभी। तो मैं आपको अदिश राशि के बारे में बता दूं, अदिश राशि भी होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। तो वे कैसी राशि होती है, वे सारी अदिश राशि होती है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया अदिश राशि, तो अदिश राशि कौन सी है, इसमें ऊर्जा ऊर्जा चारों तरफ को फैल सकती है, तो इसमें कोई भी दिशा परिणाम नहीं होता है। तो ये क्या होता है, केवल इसमें परिणाम परिणाम होता है, इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होता है, ऊर्जा इसका आंसर हो जाता है। अगला है रॉकेट, जो है किस सिद्धांत पर हमारा कार्य करता है। रॉकेट जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पे, बर्नौली की परिमेय पे, या संवेग संरक्षण के नियम पे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछा गया रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है कि रॉकेट के सिद्धांत पे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर मैं बात करता हूँ आपको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला है हमारा निम्न युग्म में से, निम्नलिखित राशि में से कौन सी विमेय सूत्र नहीं है। आपसे विमेय सूत्र के बारे में बात कर रहा है कि विमेय सूत्र नहीं है। बल, दाब, समान विमेय सूत्र किसका नहीं है, कार्य, ऊर्जा, संवेग, आवेग और भार एवं बल का। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, वो सही आंसर हो जाता है कितना, बल और दाब का। इसका सही आंसर हमारा बन जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है लॉर्ड, सॉरी, ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाएगा इसका सही आंसर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में क्या हुआ था, इसका सिपाही विद्रोह का जो, ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। इस जो इसका सही आंसर है वो किस क्या हो जाए, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ये भारत के प्रथम वायसरॉय बन जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा नहीं है। किस में गतिज ऊर्जा नहीं है, चलती हुई गोली में, बहते हुए पानी में, खींचे हुए धनुष में, या चलते हुए हथौड़े में। आपसे क्या पूछा गया है, इसमें किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा आपसे पूछा गया किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है खींचा हुआ जो हथौड़ा, खींचा हुआ जो धनुष होता है उसमें क्या हो जाती है, में हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो रहती है, गतिज ऊर्जा नहीं होती है। जबकि चलती हुई गोली में भी गतिज ऊर्जा रहेगी, बहते हुए पानी में भी गतिज ऊर्जा रहने वाली है, और जब हम हथौड़ा चलाते हैं तो उसमें भी क्या रहती है, गतिज ऊर्जा रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर आता हूँ मैं। तो जो रानी का राव था वो कहाँ अवस्थित है, आपसे पूछा गया रानी का राव कहाँ अवस्थित है। रानी का राव किस स्थान पर अवस्थित है, ये पाटन गुजरात में, राजस्थान में है, या फिर जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में है, या हिमाचल प्रदेश में। आपसे पूछा गया है कि रानी का राव कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि ये भारत, आपको कमेंट में बताना है कि ये भारत के किस नोट पर अवस्थित है, रानी का राव किस नोट पर अवस्थित है, आपको ये कमेंट करके बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, रानी का वाव था वो कहाँ पे अवस्थित है, वो रानी का वाव कहाँ पे, पाटन में स्थित है, पाटन गुजरात में अवस्थित है। आपको इसका आंसर बताना है कि कमेंट में ये प्रत्येक नोट के कौन से नोट पे ये आता है। तो आगे है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम किस में होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपको बताना है इनमें से कौन से पे पानी का घनत्व अधिकतम होगा। यहाँ पे पानी 100% बॉयल हो जाता है, उबल जाता है, और यहाँ पे पानी जम बर्फ बन जाता है। तो जो इसका सही अधिकतम घनत्व होता है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -4 नहीं होगा, इसमें बर्फ बन जाएगा, मैं जैसे कि अभी बता रहा था आपको, और इसमें उबल जाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, जो सिख गुरु थे, सिख गुरु हर हरकिशन के जो उत्तराधिकारी थे, किस सिख गुरु हरकिशन के जो उत्तराधिकारी थे, आपसे पूछा गया किस कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है गुरु तेग बहादुर। गुरु जो तेग बहादुर जी थे वो 9वें
गुरु माने जाते हैं। तो हरगोविंद जी कौन से हो गए? हरगोविंद जी 8वें हो जाते हैं। और फिर लास्ट के जो सबसे अंत में बचते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी क्या हमारे 10वें सिख गुरु माने जाते हैं। अगला है, चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, संचित ऊर्जा होती है। आपसे पूछा गया है कि भरी हुई भरी चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है क्या हो जाता है? स्थित ऊर्जा। यानी कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में स्थित ऊर्जा होती है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। फयान, फयान जो कि एक चीन का राजदूत था, वो भारत के किस शासनकाल में, किसके शासनकाल में भारत में आया? चंद्रगुप्त प्रथम, या स्कंदगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या समुद्रगुप्त? आपसे पूछा गया है फयान किसके शासनकाल में भारत आया। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाता है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। जो फयांग था भारत में कब आया? चंद्रगुप्त प्रथम के समय भारत में आया। अगला क्वेश्चन बन जाता है हमारा, जो महाकालेश्वर का मंदिर है वो किस स्थान पर है? महाकालेश्वर का जो मंदिर है वो किस स्थान पर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है? बनारस में, कोणार्क में, पुरी में, या उज्जैन में? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है महाकालेश्वर का जो मंदिर है वो उज्जैन में अवस्थित है। महाकालेश्वर का जो मंदिर है, और ये किस नदी पे है? क्षिप्रा नदी पर ये अवस्थित है। क्षिप्रा नदी पे ये क्या है? अवस्थित है। ध्वनि की ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र है कौन सा होता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? आपसे पूछा गया है। क्रोनोमीटर, एमिनोमीटर, ऑडियोमीटर, या ऑडियोफोन? ध्वनि की तीव्रता। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑडियोमीटर। अमीनोमीटर, अमीनोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति का, पानी की गहराई का, पवन वेग का, या पवन प्रकाश की तीव्रता का? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है हम पवन के वेग का, पवन के वेग का इसका आंसर हमारा बन जाता है। अमीनो मीटर से पवन की जो वेग होता है उसका हम मापन कर सकते हैं। अगला है, एक फर्मी बराबर किसके होता है? आपसे मैंने इसको अभी पीछे बताया था कि एक फर्मी बराबर किसके होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है हमारा 10⁻⁻12, 10⁻⁻15, 10⁻⁻18, 10⁻⁻16। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है तो 10⁻⁻15 एक फर्मी बराबर होता है। एक फर्मी बराबर किसके होता है? 10⁻⁻15 के बराबर होता है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम जल्दी। अगर मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एक दूसरे दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि मैं आपका प्यार और तेज़ी से पा करके अपन और ज़्यादा मोटिव हूँ और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँ। तो हम जल्दी मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई क्विज़ के साथ में। और कोशिश करूँगा मैं इस बार कि क्विज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी के और जियोग्राफी के क्वेश्चन हो, और प्लस इसमें इस बार कॉन्स्टिट्यूशन भी कोशिश करूंगा मैं तीनों के तीनों ही डालने के, ताकि आने वाली सभी की सभी वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। आज की वीडियो में सिर्फ हमने जाना है कि इसमें कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के थे और कुछ क्वेश्चन हमारे मोस्टली क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के थे, और इस फिजिक्स के बाद में हमारे जो क्वेश्चन थे इसमें कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। तो आज की जो क्विज़ थी सिर्फ मात्र हमारे दो क्विज़ मैं मानता हूँ ये थे, और जबकि जो आने वाली क्विज़ होगी मैं उसमें और भी ज़्यादा वैरायटी करने की कोशिश करूँगा, ताकि जो अब मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है इस सीरीज़ को मैं आगे की ओर लेके चलूँ। थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम जल्दी नई क्लास में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, ज़रूर करना। थैंक यू क्लास।